नमस्ते बच्चों। आज के वर्चुअल कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग गद्य खंड का तीसरा पाठ ततारा वामिरो कथा को पढ़ रहे थे। अब तक हमने देखा है कि यह कहानी ततारा वामिरो कथा, यह कहानी अंडमान निकोबार द्वीप समूह से संबंधित कहानी है। तो हमने देखा कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पहले आपस में जुड़े हुए थे। सदियों पहले की बात है ये दोनों द्वीप समूह आपस में जुड़े हुए थे। लेकिन बाद में ये दोनों का विभाजन हो गया था। अंडमान अलग और निकोबार अलग हो गया था और उसके पीछे की कहानी को हम पढ़ रहे थे। तो विभक्त होने के बाद अंडमान के दक्षिणी द्वीप, अंतिम दक्षिणी द्वीप है लिटिल अंडमान, और निकोबार की ओर से जो पहला द्वीप समूह पड़ता है, पहला द्वीप जिसका नाम है कार निकोबार, लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ये दोनों द्वीपों से संबंधित कहानी है ततारा वामिरो कथा। और ये दोनों के बीच में 96 किलोमीटर की दूरी पड़ती है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सुंदर सा गांव था और उस गांव में एक सुंदर लड़का रहता था, है और ततारा का स्वभाव बहुत अच्छा है। वह सबकी मदद करता है, त्यागी है और परोपकारी है। किसी को भी किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वक्त मुसीबत में लोग उसको याद करते हैं तो तुरंत ये उनके पास जाता है और उनकी मदद करता है। वह पारंपरिक पोशाक पहनता था, यानी सीधा साधा कपड़े पहनता था और सब लोग उसे पसंद करते थे। न केवल उसके अपने द्वीप के या उसके अपने गांव के लोग उसे पसंद करते थे, बल्कि दूसरे गांव के लोग भी उसे पसंद करते थे। उसके साथ रहना, उसके साथ संबंध जोड़ना लोग चाहते थे। इसीलिए लोग अपने घर के पर्व त्योहारों में उसको विशेष रूप से आमंत्रित करते थे और यह जाता भी था ततारा। तो यह है ततारा का व्यक्तित्व। और एक और विशेषता क्या है कि उसकी कमर में हमेशा एक काठ की बनी लकड़ी बंधी रहती थी। काठ की बनी लकड़ी मतलब काठ की बनी तलवार उसकी कमर में बंधी रहती थी। काठ की बनी तलवार मतलब लकड़ी से बनी तलवार हमेशा उसकी कमर में रहती थी। लेकिन किसी ने भी उस ततारा को उस तलवार का प्रयोग करते हुए नहीं देखा है। लेकिन उस तलवार को लेकर के बहुत कहानियाँ चलती है, बहुत चर्चित तलवार है। लोग मानते हैं कि उस तलवार में कोई दैवी शक्ति है, अद्भुत शक्ति है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा है और आगे की को हम एक एक पैराग्राफ के माध्यम से पढ़ेंगे। एक दिन की बात है, ततारा दिन भर के अथक परिश्रम के बाद शाम के समय टहलने के लिए समुद्र के तट पर जाता है। और शाम का वातावरण बहुत अद्भुत था, बहुत ही सुंदर वातावरण था। सूरज क्षितिज के तले डूबने को जा रहा था और सूरज की किरणें और उसके रंग समुद्र के पानी में बहुत आकर्षक रंगों को घोल रहा था। तो इतना सुंदर माहौल और पक्षियों की चहचहाहटें सुनाई दे रही थी और शनैह शनैह पक्षियों की आवाज़ क्षीण होती जा रही है। शनैह शनैह मतलब धीरे धीरे पक्षियों की आवाज़ समाप्त हो रही थी। तो माहौल ऐसा था, बहुत खूबसूरती माहौल में वह समुद्र के तट पर बैठ करके उसका आनंद ले रहा था। समुद्र की लहरें उठ रही थी, उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। इतने में थोड़ी सी दूर से एक मधुर आवाज़ हवा में बहते हुए उसके कानों में पड़ी। तो एक सुंदर गीत की आवाज़ को उसने सुना। तो उस गीत को सुनते हुए वह सुध-बुध खो बैठा। सुध-बुध खो बैठना मतलब अपने आप को भूल जाना। मतलब उस गीत को सुनने में इतना तल्लीन हो गया था, इतना डूब गया था कि वह अपने आप को भूल गया। वह कहाँ पर बैठा,
उस माहौल को, उस प्रकृति को, सब कुछ भूल गया, उसको कहते हैं सुध बुध खो बैठा। तो इतनी मधुर आवाज़ उसके कानों में पड़ी कि वह अपने आप को खो गया था, सुध बुध खो बैठा। थोड़ी देर के बाद वह आवाज़ अचानक रुक गई थी। तो जहाँ जिस तरफ से वह आवाज़ आ रही थी, तो ततारा उस तरफ चल पड़ा। कैसे चल पड़ा? वह बेसुध होकर के उस दिशा की तरफ चलने लगा और थोड़ी दूर जाने के बाद उसकी नज़र एक युवती पर जाकर टिकी। वह युवती इस गीत को गा रही थी। उसकी आवाज़ बहुत मधुर थी और वह युवती भी उस गीत को गाने में बहुत तल्लीन थी, इतना डूब करके। और पानी में जो लहरें उठ रही थी, समुद्र के पानी की लहरों को देखते हुए, एक टक देखते हुए, और वहाँ उस प्राकृतिक सौंदर्य को का मज़ा लेते हुए वह युवती गा रही थी। और उसने देखा नहीं था कि कोई युवक आकर के उसे घूर रहा था, देख रहा था। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ था कि समुद्र की एक ऊंची लहर उठी और वह इस युवती को भिगोकर चली गई थी। तब वह होश में आई थी। वह इतना डूब करके, तल्लीन होकर के गा रही थी कि वह बेसुध होकर के गा रही थी। तो जैसे ही समुद्र की लहर आकर के उसे छू गई, वैसे ही वह होश में आ गई थी और उस गीत को वहीं पर अधूरा छोड़ दिया था। और वह सामान्य होने से पहले ही एक आवाज़ उसके कानों में पड़ी। ततारा पूछ रहा था कि तुमने इस गीत को अधूरा क्यों छोड़ दिया, बीच में ही क्यों उसको रोक दिया था, है ना? गीत को गाओ, आगे बढ़ो। इस तरह से ततारा की आवाज़ उस युवती के कानों में पड़ी थी। अब वह होश में आकर के उस युवक की तरफ घूरने लगी, गुस्से के साथ देखने लगी। पहले जैसे ही उस युवती ने ततारा को देखा कि वह एक सुंदर युवक था, तो उसके मन में कुछ कोमल भावनाओं का संचार तो हो गया था, लेकिन वह अपने आप को संभालते हुए, संयत करते हुए उसने पूछा कि तुम कौन हो? इस तरह से बेतुके सवाल मुझसे क्यों करते हो? कि किसी दूसरे द्वीप के लड़कों के सवाल का जवाब देने की ज़रूरत नहीं है मुझे। इस तरह से वह कहने लगी। किंतु ततारा बेसुध था, अभी तक होश में नहीं आया था। उस गीत की आवाज़ को वह भूल नहीं पा रहा था और उस युवती को जब उसने देखा तो उसे भी वह भूल नहीं पा रहा था। तो वह उसी सुध में रह करके पूछने लगा, फिर से वही सवाल दोहराया कि तुमने गीत को अधूरा क्यों छोड़ दिया, गाओ ना, गीत को पूरा करो ना। इस तरह से वह कहने लगा। अब वह युवती को गुस्सा आया था और कहने लगी कि मैं क्या पूछ रही थी और तुम क्या जवाब दे रही हो? वैसे तो तुम भी जानते हो कि एक गांव के युवक या युवती दूसरे गांव के युवक और युवतियों से बात करना मना है। यह अपने गांवों का नियम है, यह शायद तुम भी जानते हो। मैंने कभी तुम्हें हमारे लपाती गांव में देखा नहीं है, तो तब मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। फिर भी ततारा होश में नहीं आया। उसी बेसुध की स्थिति में रह करके फिर से वही सवाल दोहराया कि गाओ ना, बीच में क्यों रोक दिया? बहुत मधुर कंठ तुमने पाया है कि गीत को पूरा करो। तो अब वह झुंझलाहट में आ गई और कहने लगी कि डीठता की कोई हद होती है। मतलब वो इस तरह से धूर्तता जिसे कहते हैं कि इस तरह से बेतुके सवाल क्यों कर रहे हो? तुम और मैं दोनों एक गांव के नहीं हैं, तो मैं तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं दे सकती। इतना कह करके वह वहाँ से पीछे मुड़ करके जाने लगती है। तो तब वह ततारा होश में आ गया था।
होश में आकर के तुरंत दौड़ते हुए गया था और उसका रास्ता रोक कर के अब उससे विनती करने लगा, प्रार्थना करने लगा, एक तरह से गिड़गिड़ाने लगा कि अब मुझे बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी, मैं तो होश में नहीं था। तुम्हारी आवाज़ सुन कर के मैं अपने आप को खो दिया। तो मुझसे जो गलती हुई थी उसके लिए वह माफ़ी मांगता है और कहता है कि जाने से पहले तुम अपना नाम बता के जाओ। तो वह नहीं चाहती थी अपना नाम बताना, लेकिन उसके मुँह से शब्द निकल पड़े और उसने अपना नाम बता दिया, वामीरो। तो सुनकर के बहुत खुशी हुई ततारा को और फिर वह दोहराने लगा, वामीरो वामीरो। उसके बाद फिर ततारा पूछता है वामीरो से कि क्या कल भी तुम इसी जगह पर आओगी। तो वामीरो ने जवाब दिया, नहीं, कभी नहीं आऊँगी शायद। इतना जवाब दिया क्योंकि वह जानती है गांव के नियमों के बारे में, परंपराओं के बारे में और गांव के रीति रिवाजों के बारे में वह भली भांति जानती है। इसलिए वह फिर से उस जगह पर आना नहीं चाहती थी और इस दूसरे गांव के लड़के से बात करना वह नहीं चाहती थी। इसलिए उसने कह दिया कि मैं नहीं आऊँगी, शायद कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उसके मन में कहीं किसी कोने में आने की इच्छा तो थी, है ना। बहुत उलझन में वह भी थी और वही स्थिति ततारा की भी थी। ततारा कहने लगा कि मैं आज तक ऐसा विचलित नहीं हुआ था, पहली बार मेरा साथ ऐसा हो रहा है। पहली बार मैंने किसी युवती के साथ इस तरह के बेतुके बातें मैंने की हैं। इसका मतलब है कि ततारा और वामीरो दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति प्रेम भावना शायद जग गई और कुछ कोमल भावनाओं का संचार हो गया था। इसलिए दोनों की स्थिति एक जैसी थी। दोनों अपने अपने गांवों की परंपराओं का पालन करना चाहते थे, लेकिन इनके अंदर की जो भावनाएं हैं और ये भावनाएं उन परंपराओं को तोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। तो छात्रों, आज यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला पाठ अगली कक्षा में, अगला इस पाठ का अगला भाग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।